हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। तो आज हम लोग हेनरीज लॉ का पार्ट सेकंड देखेंगे और इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज कांस्टेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ एंड देयर इट्स एप्लीकेशन। तो हम हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन, लिमिटेशंस और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी कांस्टेंट को देखने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग हेडिंग डालें मेरे साथ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी कांस्टेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी कांस्टेंट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहला कैरेक्टर देखो। पहली बात तो ये है कि मैं बात करूं इसके यूनिट की, तो अगर मैं यूनिट्स ऑफ के एच बात करूं तो आप ध्यान दीजिए, हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चाई टू, और यहाँ से P इक्वल क्या आया था, के एच इंटू चाई। अब एक्चुअली में जो ये मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट है, तो मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है। अगर ये यूनिट लेस है तो के एच की यूनिट क्या होगी, जो प्रेशर की यूनिट है। तो ज़्यादातर जो आपको यूनिट मिलने वाली है वो या तो टोर यूज करते हैं और या हम लोग इसके अलावा क्या यूज करते हैं, किलो बार। या तो टोर यूज करते हैं ज़्यादातर, किलो बार। अब ऐसा नहीं कि केवल यही दो यूनिट हो भाई, प्रेशर की आप यूनिट्स जानते हैं। प्रेशर एटीएम में भी हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर मिलीमीटर ऑफ एचजी में भी हो सकता है, सेंटीमीटर ऑफ एचजी में भी हो सकता है, पास्कल में भी हो सकता है, बार में भी हो सकता है, ठीक है ना। किलो बार में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, टोर में भी हो सकता है। तो आप यहाँ ध्यान दें कि छोटी छोटी बातें, जैसे मैं आपको बोलूँ कि 1 टोर, अगर मैं 1 टोर की बात करूँ तो 1 टोर इक्वल कितने, 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, 760 टोर के इक्वल होता है। अगर मैं बात करूं 1 एटीएम तो इक्वल कितना बार आता था, आपको पता है 1.013 बार। अगर बार में हमें पता है 1 एटीएम इतने टोर होता है, 1 एटीएम इतना बार होता है, तो इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि इतने टोर इक्वल इतना बार। किलो बार में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर देंगे। अगर इतने टोर इक्वल इतना बार है तो 1 टोर के लिए क्या करेंगे, 760 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के एच, वैल्यू ऑफ KH at same temperature, at same temperature। सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट गैसेस कैसी वैल्यू रखती हैं, KH की वैल्यू भी डिफरेंट गैसेस के लिए कैसी है, डिफरेंट होने वाली है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज का। और इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है, सेम गैस हैज different KH value at different temperature। इसका क्या मतलब है, यहां पे मैंने इससे ऊपर वाले पॉइंट में लिखा है कि डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम हो पर गैसेस डिफरेंट हो तो उनका KH वैल्यू डिफर होगा। बट अगले केस में मैंने क्या लिखा, सेम गैस हैज डिफरेंट KH वैल्यू एट द डिफरेंट टेम्परेचर। अब गैस अगर सेम है और टेम्परेचर डिफर है तो भी KH वैल्यू कैसी होगी, डिफर। जिसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो मैं N2 का केस ले रहा हूं। N2, अब मैंने दो गैस सेम ली हैं, इसको मैंने लिया 293 केल्विन पे और इसको मैंने सपोज करो लिया 303 केल्विन पे। अब यहाँ पे गैस कैसी है, सेम है, टेम्परेचर कैसे हैं, डिफर हैं। तो इसके लिए जो KH वैल्यू, इस टेम्परेचर पे जो KH वैल्यू होती है वो इसकी कितनी होती है, 76.48 के समथिंग इतने किलो बार, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर दिखा दूं। फॉर एग्जाम्पल N2 अगर मैंने लिया तो N2 के लिए 293 केल्विन और 293 और 303 केल्विन पर 293 केल्विन पे जो KH वैल्यू होती है वो प्रैक्टिकली वैल्यू हम आपको बता रहे हैं इतने किलो बार, और जबकि 303 केल्विन पे जो होती है वो
88.84 किलोबार। अब आप देखिए दोनों गैसेस कैसी हैं, सेम। टेम्परेचर कैसे हैं, डिफर। तो वैल्यू भी कैसी है, डिफर। अब मैं बात कर ले रहा हूं एक और एग्जांपल की। तो अगर मैं एक दूसरे एग्जांपल की बात करूं O2 की, मैं यहाँ O2 लेके चल रहा हूं। अब सपोज करो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर 293 केल्विन लिया और मैंने यहाँ पे 393, दोनों डिफरेंट टेम्परेचर ले लिए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे 293 केल्विन पे जो O2 की KH वैल्यू एक्चुअल होती है वो होती है 34.86 किलोबार, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 46.82 किलोबार के समथिंग। तो ये एक्यूरेट वैल्यू रखी है। इस टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की जो KH वैल्यू इतनी आती है प्रैक्टिकली, और इस पे 393 पे 46 पॉइंट। तो यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है कि गैसेस सेम है, डिफरेंट टेम्परेचर पे KH वैल्यू भी डिफरेंट है। ठीक है, ये टेम्परेचर है और ये KH वैल्यू है। अब आप एक चीज और, ये पॉइंट को तो क्लियर हो गया कि जब सेम गैस हो तो डिफरेंट टेम्परेचर होने पर KH वैल्यू डिफरेंट होती है। अब ऊपर वाला पॉइंट क्लियर करना चाहे तो डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH। तो मैंने यहाँ पे भी एक एग्जांपल यहाँ से बन सकता है कि एक N2 गैस ले लो, एक O2 गैस ले लो। क्या लिख रहा है, हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH। इसकी KH वैल्यू और इसकी KH वैल्यू कैसी है, डिफरेंट एट सेम टेम्परेचर, बट टेम्परेचर यहाँ भी 293 है और यहाँ भी 293 है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अगले पॉइंट की। तो ध्यान रखना एक चीज, क्या ध्यान रखोगे, जो प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन का लीनियर फंक्शन होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज द लीनियर फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन। क्या पॉइंट यहां से बन सकता है कि पार्शियल प्रेशर इज द लीनियर फंक्शन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है ना। और एक पॉइंट बन सकता है, क्या बन सकता है यहां से, जैसे मैं आपसे कहूं कि KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ KH, लेसर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। मतलब कि KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मोल फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्युबिलिटी को, तो सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखना कि द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ वैल्यू कैसी होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, द सॉल्युबिलिटी, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देना, विद द हेल्प ऑफ KH value we can determine the solubility of gas। क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, solubility of gas। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग देख लें एक बार। ठीक है, अगर मैं बात करूं वो कईयों बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो यहां पे मैं बात कर ले रहा हूं एक नज़र, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लें। द solubility of gas increases with decrease in temperature, ठीक है। और अगर इस वजह से इट इज ड्यू टू दिस रीजन aquatic species
aquatic species are more comfortable in cold water rather than in warm water। मैंने क्या बताया है एक बार जल्दी से देखें। मैंने लिखा है कि ये यूनिट्स ज़्यादातर यूज़ करेंगे KH के लिए, क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता, तो जो KH की यूनिट होगी वही प्रेशर की यूनिट जो होगी वही KH की यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा KH की जो ज़्यादातर यूनिट यूज़ होती हैं वो टोर या किलोबार होती हैं। वैसे तो प्रेशर की जो भी यूनिट होगी वो KH की यूनिट हो सकती है, ठीक है। एक ATM में कितना टोर होता है, कितना बार होता है, ठीक है। डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH एट सेम टेम्परेचर, ये मैंने आपको एग्जाम्पल से दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद सेम गैसेज हैज डिफरेंट KH वैल्यू एट डिफरेंट टेम्परेचर, वो भी आपको बात मैंने क्लियर करा दी। उसके बाद मैंने बताया है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज द लीनियर फंक्शन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज, अगर द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ KH सॉल्युबिलिटी इज लोअर। मतलब कि सिंपल चीज है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH देन सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस कैसी होगी, डिक्रीज। मतलब कि अगर KH की वैल्यू ज्यादा है, इस चीज को और थोड़ा क्लियर कर लें, देखें जल्दी से। सिंपल चीज ये है कि प्रेशर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यस सर। टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी, यस सर। KH बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी, लोअर होगी। KH की वैल्यू ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, टेम्परेचर ज्यादा तो KH ज्यादा, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा तो KH ज्यादा, ये मैंने लिखा चुका हूं। और एक चीज ध्यान रखना, प्रेशर ज्यादा तो KH कम, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं आपको। प्रेशर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। KH की वैल्यू अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी लोअर होगी गैस की, और टेम्परेचर ज्यादा है तो KH ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी घटती है और KH से भी सॉल्युबिलिटी घटती है, तो इनके बढ़ने से ये तो बढ़ेगी, ठीक है। और प्रेशर के बढ़ने से अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक, और सॉल्युबिलिटी घटने से ये बढ़ता है, तो ये इन्वर्सली रिलेशन में आ जाएंगे पीएच और केएच। तो इतनी चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बनता है कि जो एक्वेटिक लाइफ जो जीते हैं स्पेसीज, वो मोर कंफर्टेबल किस में होते हैं, कोल्ड वाटर में रेदर देन द वार्म वाटर। ऐसा क्यों? तो आप वहां बोल सकते हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कब इंक्रीज होती है? जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, दैट्स व्हाई इट इज ड्यू टू दिस रीजन एक्वेटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन वार्म वाटर। ठीक है, आप इसको देखें जल्दी से। यहाँ पे जगह है तो हम लोग यहाँ पे लिमिटेशंस को भी कंप्लीट कर लें। हेडिंग डालें लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो देखें लिमिटेशंस को, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा यहां तक, ठीक है ना। तो यहां पे आप समझें, देखो कुछ कंडीशन है स्पेसिफिक। देयर इज ओनली एप्लीकेबल अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। ये केवल कुछ कंडीशंस के दौरान ही एप्लीकेबल है। वो कंडीशंस कौन कौन सी होती है एक बार जल्दी से देखें। पहली कंडीशन जो होती है वो क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन बताती है कि प्रेशर ऑफ द गैस शुड नॉट वेरी हाई होना बनता है कि प्रेशर हाई होगा तो सॉल्युबिलिटी हाई होगी, पर हाई होना और मोर होना तो दोनों में अंतर। वेरी हाई नहीं होना चाहिए, हाई चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, टेम्परेचर का लो होने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, पढ़ चुके हैं। पर टेम्परेचर जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, पर ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। तो टेम्परेचर शुड नॉट
टू लो। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए आपके पास। और तीसरा पॉइंट है कि गैस जो होनी चाहिए वो हाईली सॉलेबल नहीं होनी चाहिए। गैस इज नॉट हाईली सॉलेबल, हाईली सॉलेबल। और एक पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है, इस चीज को भी ध्यान रखना, द गैस नाइदर रिएक्ट केमिकली विद सॉल्वेंट। इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स गैस डज नॉट undergo डिसोसिएशन, डिसोसिएट नहीं होनी चाहिए, डिसोसिएशन, और एसोसिएट भी नहीं होने चाहिए, और एसोसिएशन। तो ये कुछ पॉइंट है कि देयर आर ओनली एप्लीकेबल दीज लॉ, या देयर इज ओनली, मतलब हेनरीज लॉ इज ओनली एप्लीकेबल अंडर फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट वन इज प्रेशर शुड नॉट वेरी हाई, प्रेशर हाई हो पर ज्यादा हाई ना हो। टेम्परेचर शुड नॉट टू लो, टेम्परेचर लो हो पर ज्यादा लो ना हो। मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है कि गैस इज नॉट हाईली सॉलेबल, जो गैस है जो सॉलेबल हो रही है वो हाईली सॉलेबल नहीं होनी चाहिए। द गैस इज नॉट हाईली सॉलेबल। फोर्थ पॉइंट क्या है? द गैस नाइदर रिएक्ट केमिकली विद सॉल्वेंट, गैस जो है वो केमिकली तौर पे सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स क्या मतलब है? सॉलेबल होना और केमिकली रिएक्ट करने में दोनों में अंतर है। दैट मीन्स द गैस डज नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब डिसोसिएट होना, एसोसिएट का मतलब उसके अंदर मिल जाना, जिस चीज़ को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत बेहतर तरीके से जानेंगे जब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन देखेंगे उस दौरान। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, मैं इसको रफ करने वाला हूँ। चलिए, अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ये बहुत सिंपल होते हैं क्योंकि ये डेली रूटीन पे बेस्ड हैं। आप देखें, मेरे साथ हेडिंग डालें, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? आप लिखते रहे, मैं लिखने के साथ समझाता रहूँगा, ठीक है ना? थोड़ा लिखने को होता है। टू इंक्रीज द solubility of CO2 in soft drink, सोडा वाटर। सॉफ्ट ड्रिंक को हम लोग और किस नाम से जानते थे? एरेटेड ड्रिंक, ठीक है ना? द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। इस चीज को समझ लें सबसे पहले। जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक आप लोग समझते हैं, क्योंकि मैं नाम लेने वाला नहीं हूं कि मुझे पैसा नहीं मिलता भैया एडवर्टाइज का। तो सॉफ्ट ड्रिंक जितनी भी होती हैं, जिनको हम लोग एरेटेड ड्रिंक भी पढ़ के आए थे, शुरुआत में सॉल्यूशन मैंने बताया था, ठीक है? जितने भी वीब्रेज होते, वीब्रेज का मतलब पेय पदार्थ, ठीक है? उनके अंदर कार्बोनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिजोल्व की जाती है। वो भी कैसे की जाती होगी? हाई प्रेशर पे। गैस को लिक्विड के अंदर डिजोल्व कराएंगे तो किस पे कराएंगे? हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर पे उसको डिजोल्व कराया गया तो वहाँ पे जो बोतल होती है, उसकी जो कॉर्क होती है, उसको हाईली प्रेशर पे वो सील्ड कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं तो एक साउंड सुनाई देती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिज साउंड। कैसे सुनाई देती है? समझ में आ रहा है? तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, वो उसके अंदर मोर सॉल्युबल होने रहे, ठीक है? कौन? CO2। इस वजह से उसको किस पे उसकी सॉल्युबिलिटी मोर रखने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको हाईली प्रेशर पे सील्ड कराते हैं, ठीक है? पहला। दूसरा, सब घरेलू हैं एग्जाम्पल। अगर मैं दूसरे एप्लीकेशन की बात करूं तो आप मेरे साथ लिखते चलिए, इन लंग्स। पहले लिख लें, मैं समझाता हूं। इन लंग्स वेयर द
oxygen is present in air with high partial pressure, with high partial pressure, with high partial pressure. Hemoglobin combines with oxygen to form oxyhemoglobin. The partial in tissue the partial pressure of oxygen is less. Partial pressure of oxygen is less. Then oxyhemoglobin release oxygen gas for utilization in cellular activities. इस पॉइंट को समझ लें। मैंने क्या बताया है, इन लंग्स वेयर द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर विद हाई पार्शियल प्रेशर, हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन, एंड इन टिश्यू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो, then oxyhemoglobin releases oxygen gas for utilization in cellular activities. ठीक है, तो यहां पे हमें समझने वाली बात यह है कि जो लंग्स होता है, सब लोग जानते हो, ठीक है, तो लंग्स में भी एक पार्ट होता है जिसको हम लोग एल्वलाई बोलते हैं, बायो वाले बच्चे पढ़ते रहते हैं एल्वलाई। तो वहाँ पे क्या होता है, O2 CO2 एक्सचेंज होते हैं। तो O2 जो होता है लंग्स में वो ज़्यादा अमाउंट में होता है टिश्यूज़ की अपेक्षा, टिश्यू में O2 कम होता है, CO2 ज़्यादा। तो वहाँ पे क्या होता है, और इम्प्योर फॉर्म में ब्लड होता है टिश्यू में। जो लंग्स होता है वहाँ पे O2 ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा होती है, मोर सॉल्युबल होता है, तो प्रेशर भी वहाँ पे कैसा होगा, ज़्यादा होगा, तो विद हाई पार्शियल प्रेशर। जब हीमोग्लोबिन आप लोग सब जानते हो, हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। तो रेड कलर का जो पिगमेंट होता है जिसको आप हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से हमें जो ब्लड होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। टिश्यू के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है वो लो होता है, जब पार्शियल प्रेशर लो है तो लो प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज होना स्टार्ट करेगी। वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो यूटिलाइज कर लेती हैं, वो अपने काम में यूज में ले लेते हैं। ठीक है, आप इन दोनों पॉइंट को एक बार देख लीजिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे एट हाई एल्टीट्यूड, अरे यूटिलाइजेशन की स्पेलिंग आप लोग ठीक कर लेना, पढ़े लिखे तो, ठीक है, भावनाओं को समझो। एट हाई एल्टीट्यूड क्या होता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन is less than that at the ground level।
हम लोग जानते हैं कि ग्राउंड लेवल पे जो पार्शियल प्रेशर होता है उसकी अपेक्षा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड का मतलब आप देखते हैं ना, पर्वतारोही होते हैं जो पर्वतों पर चढ़ते हैं या पहाड़ियों पर जो लोग रहते हैं, तो वहाँ पे ऊपर जाने पर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल की अपेक्षा। This leads to low concentration of oxygen in blood and tissues of climbers। लो ब्लड, फुल स्टॉप के बाद लिखो, लो ब्लड ऑक्सीजन causes climbers become weak and makes them unable to think clearly। फुल स्टॉप के बाद लिखें सिम्टम्स ऑफ a condition is known as एनोक्सिया। अब इस पॉइंट को समझ लें। एट हाई एल्टीट्यूड क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, जो पहाड़ियों पे लोग रहते हैं या जैसे जैसे पर्वतारोही होते हैं, जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। प्रेशर कम होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ब्लड के अंदर कम होती जाएगी। ऑक्सीजन जो हमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है वो भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो होता क्या है कि पार्शियल प्रेशर हमेशा जो होता है ऑक्सीजन का, वो ग्राउंड लेवल की अपेक्षा एल्टीट्यूड पे क्या होता है, लेस होता है। जिस वजह से लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इन ब्लड एंड टिश्यू। तो जब लो कंसंट्रेशन में ब्लड होगी तो सीधी सा पार्शियल प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी कम है तो वैसे भी ऑक्सीजन कैसा होगा, लो कंसंट्रेशन में होगा। किसके क्लाइंबर आप जानते हो, जो पहाड़ियों या चोटियों पर्वतारोही होते हैं उनके अंदर, ठीक है। लो ब्लड ऑक्सीजन कॉज, इसी जो लो ब्लड ऑक्सीजन है, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन लो कंसंट्रेशन में है, उसी वजह से क्या होता है, वो क्लाइंबर्स कैसा हो जाता है, थोड़ा वीकनेस उसके अंदर महसूस करने लगता है, सिक टाइप का हो जाता है, ठीक है, बीमार टाइप का, और वो प्रॉपर वे में, क्लियर वे में सोचने के लिए असहाय हो जाता है, असमर्थ रहता है, क्लियर वे में नहीं सोच पाता है, ठीक है। इसी कंडीशन को, इस टाइप की सिम्टम्स को हम लोग, जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, ठीक। अब मेरे पास जगह नहीं है तो आप लोग एक बार क्या करेंगे, इधर वाला स्क्रीनशॉट आप ले लो, एक बार ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ इधर वाला। मेरे साथ लिखते रहिए। व्हेन, ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है, व्हेन scuba divers go deep in the sea, the solubility of atmospheric the solubility of atmospheric gases increases in blood when divers come up
comma, there is release of dissolved gases it leads to the formation of bubbles of nitrogen gas in blood in our blood capillaries and hence there is painful sensation. यूटिलाइजेशन में यहाँ पे Z कर लेना. क्या लिखा? our blood capillaries and hence there is painful sensation. ठीक है ना? Sensation is known as band. इसको अंडरलाइन कर लें जैसे एनॉक्सिया, वैसे बैंड इज नॉन एज बैंड्स. ठीक है. टू अवॉइड बैंड्स द टैंक ऑफ scuba divers filled with 11.7% helium, 56.2% nitrogen and 32.1% ऑक्सीजन. इसको समझें आप लोग. क्या है? When scuba divers go deep in the sea, जब आप लोग जानते हैं स्कूबा डाइवर्स का मतलब होता है गोताखोर. तो समुद्र में जब गोताखोर नदी समुद्र में जब ये लोग जाते हैं, आप जानते हो मछलियों के बीच से होते हुए, ड्रेस अजीबोगरीब पिक्चर हम देखा होगा. तो वहाँ पे जैसे हम ऊपर जाते थे तो प्रेशर कैसा होता था? डिक्रीज. अब जब नीचे की ओर जाएंगे तो प्रेशर कैसा होगा? इंक्रीज. तो प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो गैस भी कैसी, उनकी सॉल्बिलिटी भी कैसी होगी? इंक्रीज. तो लिखा है सॉल्बिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर गैसेज, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेज होती हैं उनकी सॉल्बिलिटी कैसी होगी? इंक्रीज इन ब्लड. व्हेन डाइवर्स कम अप, जब वो ऊपर की ओर आएगा, देयर इज रिलीज. जब ऊपर आएगा सीधी बात, नीचे जाने प्रेशर बढ़ाता तो ऊपर जाने प्रेशर कम होगा. प्रेशर कम होगा तो सॉल्बिलिटी भी कैसी होगी? लेस होगी. तो ऊपर गैस रिलीज होना स्टार्ट करेगी. तो इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस. तो वहाँ से क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस होती है वो क्या करती है? बबल्स की फॉर्म में आती है और ब्लड कैपिलरीज में बबल बनाना स्टार्ट करती है, जिससे सर्कुलेशन कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, जिस वजह से एक पेनफुल सेंसेशन होता है बॉडी को, जिसका नाम होता है, उस बीमारी का मेडिकल डिसीजेज होती है, वो क्या होती है? हमारी बैंड्स. इस बैंड को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड द बैंड्स, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो अपने टैंक में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम को भी लेके चलते हैं. किस किस कंपोजिशन में लेके चलते हैं मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया. हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन 32.1%. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके मन में आएगा सर नाइट्रोजन तो बबल बनाता है अगर ब्लड कैपिलरीज में, तो उसको बैंड बोलते हैं, तो हीलियम को क्यों ऐड किया? क्योंकि हीलियम क्या करता है, इस चीज़ को अवॉइड करा देता है. जो वो बबल बनाने की प्रोसेस होती है उसको वो कम रोक देता है. नाइट्रोजन को वो बबल्स नहीं बनाने देता, जिससे उसके अंदर पेनफुल सेंसेशन नहीं हो पाता. रहा ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन कहाँ फिर जाता? ऑक्सीजन को भी बबल बनाना चाहिए, वो भी गैस है. तो ध्यान रखना जब वो रिलीज होती है तो उसमें जो अपनी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट कर लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन को तो हम लोग जानते हैं आवश्यक होता है बॉडी में, तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान क्या होता है? पार्टिसिपेट कर लेता है. ठीक है. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पूरे का, मैं रफ करने जा रहा हूँ. चलिए रफ करना भी क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
हेनरी कांस्टेंट, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ एंड एप्लीकेशंस ऑफ किसकी, हेनरीज लॉ। और एप्लीकेशन में देखो थ्योरी है पर बहुत सिंपल है, अगर समझा होगा तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, डेली बेस्ड पे है, डेली लाइफ पे बेस्ड है। अब इस चीज़ को प्रॉपर वे में नोट्स बनाते रहिए। और पिछला वीडियो लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा था वो हेनरीज लॉ का पहले देखें, ठीक है, वहाँ पे भी काफ़ी कुछ बताया गया था आपको, बकाया मैंने यहाँ बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, किससे रिलेटेड, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द हेनरीज लॉ, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।